उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। साम्राज्य की उत्पत्ति के कारण बता सकेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और उसके साम्राज्य का वर्णन कर सकेंगे। सम्राट की विस्तार योजना और साम्राज्य की सीमा को संबंधित कर सकेंगे। अशोक महान और कलिंग युद्ध का वर्णन कर सकेंगे। अपने शिलालेखों पर अशोक द्वारा खुदवाए गए उपदेशों और शिक्षाओं को सूचीबद्ध कर सकेंगे। मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। केवल चंद्रगुप्त के परिवार के सदस्य एक के बाद एक शासक बने। इस प्रकार इसे मौर्य वंश कहा गया। बौद्ध ग्रंथ महावंश चंद्रगुप्त को मौर्य या मौर्य नामक क्षत्रिय वंश का वंशज बताता है। इस प्रकार इस राजवंश को इसका नाम मिला। चाणक्य या कौटिल्य। चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। हमें अर्थशास्त्र नामक चाणक्य की पुस्तक से इस युग की कई जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में कई मूल्यवान अध्याय हैं जो अभी भी हमारे वर्तमान समाज में और मानव जीवन के लिए प्रासंगिक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान साम्राज्य वर्तमान उत्तरी और पश्चिमी भारत के विशाल क्षेत्र में फैला था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, बिहार में वर्तमान पटना थी। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद इन नगरों में कई व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य बड़ा और विशाल था, इसलिए अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और उनकी संस्कृतियां भी अलग अलग थीं। मध्य भारत में लोग जंगलों में रहा करते थे और अपने भोजन के लिए जानवरों का शिकार करते थे। किसानों और पशुपालकों के भी गांव थे। सबसे मजेदार बात यह है कि मध्य भारत से पाटलिपुत्र में राजवंश को शाही परिवार और अपनी सेनाओं के उपयोग के लिए कई हाथी मिलते थे। मौर्य साम्राज्य और उसकी रणनीतियां। राज्य और साम्राज्य की अवधारणा। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे। सम्राट को अपनी विशाल भूमि की रक्षा के लिए मजबूत और बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी। इस प्रकार इस युग में विभिन्न स्थानों पर यह पाया जाता था कि विभिन्न राज्य एक बड़े साम्राज्य के क्षेत्र में शामिल होते थे। रणनीतियां और तंत्र। अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिणी भाग सोने और अन्य कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। सम्राट लोगों से नियमित आधार पर राजस्व, कर और अन्य नजराने एकत्र करने के लिए कई अधिकारी रखता था। जासूसों और संदेशवाहकों की सहायता से सम्राट अपने साम्राज्य पर शासन किया करता था। शाही परिवार के सदस्यों को साम्राज्य के विभिन्न स्थानों के शासकों के रूप में चुना जाता था, जैसे तक्षशिला और उज्जैन। मेगास्थनीज का सम्राट का वर्णन। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इंडिका यानी कि लैटिन इंडिका मेगास्थनीज का मौर्य भारत का वर्णन है। वो वर्णन करता है कि राजा अपने सुंदर महल में बहुत ही शानदार जीवन जीता था। उसके अनुसार चंद्रगुप्त स्वेच्छाचारी शासक था और वो असीमित शक्तियों का स्वामी था। वो अपने जासूसों के माध्यम से अपने साम्राज्य की मुख्य घटनाओं से अपने आप को पूरी तरह से अवगत रखता था। पाटलिपुत्र के बारे में वो कहता है कि नगर में 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। अशोक और कलिंग युद्ध। अशोक एक अनोखा सम्राट।
अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। उसके पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक ने चंद्रगुप्त के साम्राज्य का विस्तार किया और पश्चिम में आज के अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक फैले क्षेत्र पर शासन किया। इसमें आज के तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। चंडाशोक यानी भयानक अशोक। बौद्ध किंवदंतियों का कहना है कि अशोक बुरे स्वभाव और दुष्ट प्रकृति का था। अशोक अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पाने के लिए अपने भाइयों के साथ रक्त रंजित लड़ाई में उलझ गया। इससे उसे संस्कृत में चंडाशोक का नाम मिला, जिसका अर्थ भयानक अशोक था। कलिंग युद्ध और उसका विनाश। राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग के विरुद्ध रक्त रंजित युद्ध लड़ा। किंवदंतियों का कहना है कि युद्ध समाप्त होने के एक दिन बाद अशोक नगर में घूमने निकला और उसके चारों ओर हर जगह जले हुए घर और बिखरे हुए शव पड़े थे। कलिंग के साथ घातक युद्ध ने प्रतिशोधपूर्ण सम्राट अशोक को एक स्थिर और शांतिपूर्ण सम्राट में बदल दिया और इस प्रकार वह बौद्ध धर्म का संरक्षक बन गया। अशोक अपने एक शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में लिखता है, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ, इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। अशोक का धम्म और उसके शिलालेख। धम्म क्या है? अशोक किसी विशिष्ट धर्म या प्रथा का उपदेश नहीं देना चाहता था। वो अपनी प्रजा के बीच व्यक्तिगत और सामूहिक नैतिकता और आध्यात्मिक ईमानदारी का उच्च स्तर पैदा करना चाहता था। धम्म शब्द संस्कृत शब्द धर्म से लिया गया था। अपने लोगों का राजा, समाज का कल्याण। अशोक ने देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ देवताओं का प्रिय और हर किसी को स्नेहपूर्वक देखने वाला होता है। उसने देखा कि उसके साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कई रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। वो अपनी प्रजा को इन अनुष्ठानों और प्रथाओं की बुराइयों के बारे में शिक्षा देना चाहता था। उसने उन्हें शिक्षा दी ताकि वे अपने नौकरों और दासों से सही तरीके से व्यवहार कर सकें, अपने पड़ोसियों से लड़ें नहीं और अन्य धर्मों का सम्मान करें। अशोक ने सीरिया, मिस्र, यूनान और श्रीलंका जैसे अन्य देशों में धम्म के बारे में विचारों का प्रसार करने के लिए दूतों और धम्म महामात्तों को भेजा। महामात्त साधारण लोगों को शिलालेखों का अर्थ समझाते थे। उसने सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उसने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अशोक स्तंभ या सिंह शीर्ष। अशोक के स्तंभ अपने शासनकाल के दौरान मौर्य राजा अशोक द्वारा खड़े करवाए गए स्तंभों की श्रृंखला थे, जिन पर लेख खुदवाए गए थे। 4 सिंहों का समूह और घंटा संयुक्त रूप से सभी के लिए बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य के उपदेश का प्रतीक हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य कौटिल्य चंद्रगुप्त की उसके प्रशासन में सहायता करता था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के वर्णन से हमें चंद्रगुप्त मौर्य और उसके शासन के बारे में कई जानकारी मिलती है। अशोक के सम्राट बनने के 8 साल बाद कलिंग युद्ध हुआ था।
कलिंग युद्ध का विनाश देखकर अशोक ने अपने आप को बदल दिया और भगवान बुद्ध का अनुयायी बन गया।